हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक दिस चैनल। ऑडिट पे ये हमारा पार्ट 7 वीडियो है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज की इस वीडियो में किस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड किए गए हैं। काफ़ी रोज़ हो गया था, लंबी गैपिंग हो गई थी ऑडिट की वीडियो पे। सो मैंने कोशिश की है कि आज किसी तरह भी वीडियो को अपलोड कर देना है आप लोगों के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कि गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन कैसा होता है। तो ये हमारा जो क्वेश्चन है ये एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस है कि किस टाइप की एरर हमारी इसमें दी गई है। ठीक है, तो एरर से रिलेटेड क्वेश्चंस है हमारा। तो गलत आधार पर किया गया संपत्तियों का मूल्यांकन कैसा होता है। तो जैसा कि आपको मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि जब गलत आधार पे कोई भी संपत्तियों का मूल्यांकन किया जाता है तो गलत आधार पे करने का मतलब ही यही हुआ कि हमको कहीं ना कहीं अकाउंटेंसी के रूल के बारे में नहीं मालूम है, जिसकी वजह से हमने अकाउंटिंग कर दिया है। तो अकाउंटेंसी का रूल ना मालूम होने की दशा में कोई भी अगर हम लेखा करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ वो किस प्रकार की त्रुटि है। तो ये एक प्रकार की सैद्धांतिक त्रुटि है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कुछ आवाज़ें आपको आ रही होंगी बाइक्स की, गाड़ी की, हॉर्न वगैरह की। सो एक्चुअली मैं ऐसी जगह बैठा हूँ कि बगल में ही मेरे रोड है। सो इसके लिए मैं आप सबसे माजरत चाहता हूँ। आप उसको नज़रअंदाज करते हुए आप मेरी बात को सुने और वीडियो का मज़े लीजिए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 है कि परीक्षण जांच नहीं अपनानी चाहिए, यानी कि टेस्ट चेकिंग जो की जाती है वो किसके लिए अपनानी नहीं जानी चाहिए। तो परीक्षण जांच के बारे में मैं पहले थोड़ा बता दूं आपको कि परीक्षण जांच ये एक प्रकार की ऐसी जांच होती है जिसमें कुछ लेखों को सत्य मान लेने पर या कुछ लेखों की जांच कर लेने के बाद जो भी लेखे बच जाते हैं या जो भी फाइल्स हमारी रह जाती है उसको भी सही मान लिया जाता है। लेकिन ये काम तो मान लीजिए कि विक्रय बही के लिए ठीक है, क्रय बही के लिए भी ठीक है, बिल बही के लिए भी ठीक है कि इनके अंदर गलतियां अगर हो जाती हैं तो इनको हम सुधार सकते हैं और सुधारने का मौका भी मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि परीक्षण जांच किसके लिए नहीं अपनानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे मामला बहुत क्रिटिकल होता है। तो रोकड़ बही के लिए यानी कि कैश बुक के लिए हमको परीक्षण जांच कभी अपनानी नहीं चाहिए, बल्कि पहले पेज से शुरू करके और आखिर लास्ट पेज तक हमको सारे अकाउंटिंग में जो भी लेन देन हुए, पैसों का भुगतान हुआ है या प्राप्त हुआ है, उसकी जांच हमको बहुत डीपली करनी चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है सतत अंकेक्षण विशेष रूप से किसके लिए आवश्यक होता है, यानी कि ऐसी कौन सी कंपनी है जिसके लिए बराबर ऑडिट अगर किया जाए या हर महीने उसके खातों की जांच की जाए हल्की फुल्की और लास्ट टाइम में आने के बाद उसकी एक डीपली जांच कर ली जाती है। तो ऐसी कौन सी संस्था है जिसमें बराबर ऑडिट करने से उसके लिए बहुत लाभदायक होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो इसके लिए इसमें बैंकिंग कंपनियों के लिए सतत अंकेक्षण काफ़ी लाभदायक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि सतत अंकेक्षण या वर्ष भर जिस संस्था के लिए अंकेक्षण किया जाता है वो किसके लिए उपयोगी है, तो बैंकिंग कंपनियों के लिए यह काफ़ी उपयोगी होता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 है यदि संचालक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो कंपनी में जो भी प्रथम अंकेक्षणों की नियुक्ति की जाती है वो संचालक मंडल के द्वारा ही की जाती है। और अगर बीच में कोई अंकेक्षण किसी भी वजह से हटा दिया जाता है या अपने कार्यों का निर्वहन वो ठीक प्रकार से नहीं करता है और उसको हटा दिया जाता है तो उस बीच में जो विशेष तौर पे अंकेक्षण की नियुक्ति की जाती है वो अंशधारियों के द्वारा ही की जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि अगर संचालक मंडल प्रथम अंकेक्षक की नियुक्ति नहीं करता है तो उसके अभाव में कौन नियुक्ति करेगा। तो इसके अभाव में कंपनी की वार्षिक साधारण सभा जो होती है या कंपनी की वार्षिक आम जो सभा होती है उन सब के द्वारा कोई भी ऑडिटर चुना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 5 है अंकेक्षक मूल्यांकित नहीं है, यह निर्णय किस केस में दिया गया था। यानी कि 2-3 केस हमारे काफ़ी फेमस है, स्पेशली 2 हैं जो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड हैं। जैसे किंगसन कॉटन मिल्स का केस हुआ और लंदन और जनरल बैंक का केस हुआ। ठीक है, यही 2 केस काफ़ी फेमस हैं और इन्हीं दोनों केसेस से क्वेश्चंस हमारे आते भी रहते हैं। तो प्रश्न है हमारा कि अंकेक्षक मूल्यांकित नहीं है, यह निर्णय किस केस में दिया गया था। तो यह निर्णय दिया गया था किंगस्टन कॉटन मिल्स में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 6 है
कर्मचारियों की जिम्मेदारियों की एक ऐसी व्यवस्था जिसमें किसी लेन देन के प्रत्येक पहलुओं का अभिलेखन किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया जाता है, क्या कहलाती है। यानी कि क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि ऐसी कर्मचारियों की कौन सी ऐसी व्यवस्था है जिसमें जो भी कर्मचारियों का जिसमें ऐसी व्यवस्था बना दी जाती है कि जिसमें अभिलेखन किसी एक व्यक्ति के द्वारा न किया जाता हो, तो उसको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो उसको हम जानते हैं आंतरिक रोकथाम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा, आंतरिक रोकथाम। ये वही बात कर रहा है जो आंतरिक निरीक्षण की बात कर रही है। तो आंतरिक रोकथाम और आंतरिक निरीक्षण ये दोनों वर्ड जो है ये एक ही काम के लिए यूज़ होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि एक काम की जांच, एक कर्मचारी के द्वारा जो भी काम किया जाता है उसके कार्यों की जांच जो है वो अगले कर्मचारी के द्वारा स्वतः ही कर ली जाती है। तो ऐसी प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को जो है हम आंतरिक निरीक्षण या आंतरिक रोकथाम के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 7 है कि आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन किसके सामने पेश किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं आंतरिक अंकेक्षण के बारे में बताता चलूं कि आंतरिक अंकेक्षण जो होता है, इंटरनल ऑडिटर जो होता है, ये संस्था में कर्मचारियों में से ही किसी एक के द्वारा वो चुन लिया जाता है। और आंतरिक अंकेक्षण हमेशा जो है वो प्रबंधक के प्रति उत्तरदायी होता है। अगर ऑप्शन में हमारा प्रबंधक न दिया हो, संचालक मंडल दिया हो, तो हम संचालक मंडल का ऑप्शन सही करेंगे। ठीक है, और अगर प्रबंधक और संचालक मंडल दोनों दे दिया है ऑप्शन में, तो हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स यानी संचालक मंडल को ही प्रायोरिटी देंगे। तो आंतरिक अंकेक्षण का प्रतिवेदन किसके सामने पेश किया जाता है। तो आंतरिक अंकेक्षण का जो प्रतिवेदन है वो संचालक मंडल के सामने पेश किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 8 है, अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षण को क्या देखना चाहिए। यानी अंशों का हरण का मतलब ये होता है कि जैसे कि कोई भी अंशधारी जो कंपनी का अंश लेता है, तो मान लीजिए कंपनी का जो रेट है वो हमारा 10 रुपये है। ठीक है, कंपनी ने इतना ही मांगा है, लेकिन उस अंशधारी ने 8 रुपये ही अब तक कंपनी को पेड किया है। तो कंपनी क्या करेगी कि उसको नोटिस भेजेगी। ठीक है, और नोटिस भेजने का जो दिन होता है वो 14 दिन पहले होता है। ठीक है ना, तो उसको नोटिस भेजेगी और 1-2 नोटिस भी उसको भेज सकती है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका तौर तरीका, उनका रूल नियम क्या है किसी के अंशों के हरण करने का, फॉरफीचर करने का। तो इसमें क्या होता है कि जब कंपनी को वो 8 रुपये जो दे देता है और कंपनी को अभी 2 रुपया नहीं मिल पाता है, तो इस कंडीशन में जो 8 रुपया ये होता है ये कंपनी के द्वारा जब्त कर लिया जाता है, हरण कर लिया जाता है। तो इसी को हम कहते हैं अंशों का हरण करना। ठीक है, इसके बाद अगर अंशों के हरण के संबंध में अंकेक्षण को क्या देखना चाहिए, असल हमारा क्वेश्चन ये है, तो उसमें उसको देखना चाहिए। सॉरी, इसमें थोड़ा ऑप्शन में मैं कंफ्यूज हूँ। वैसे तो इसमें देखना चाहिए हमको पार्षद अंतर नियम, लेकिन ऑप्शन में इसके पार्षद सीमा नियम कहीं मैंने देखा था, तो मेरे ख्याल से वो वाला ऑप्शन सही नहीं होना चाहिए, क्योंकि पार्षद सीमा नियम जो होता है ये केवल और केवल कंपनी की नीतियों के बारे में बताता है। जैसे कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी में पूंजी कितनी लगेगी, इन सब चीज़ों की, यानी कंपनी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो पार्षद सीमा नियम के अंदर लिखा जाता है। और पार्षद अंतर नियम का मतलब ये होता है कि कंपनी की जो इंटरनल रूल्स और नियम होते हैं, या शेयर से रिलेटेड कंपनी क्या काम करेगी क्या नहीं करेगी, इन सब कामों का जो विवरण होता है वो पार्षद अंतर नियम में होता है। वैसे मेरे ख्याल से इसमें ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो उसका आंसर जो है आप कमेंट में ज़रूर दे देना। ये क्वेश्चन मैं आप लोगों के ऊपर भी छोड़ता हूँ। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि अंकेक्षण किसका एजेंट होता है, यानी अंकेक्षण की जवाबदेही किसके प्रति होती है, या अंकेक्षण किसका प्रतिनिधि होता है। यानी कंपनी का जो मालिक होता है, जाहिर है कि उसी के लिए अंकेक्षण जो है उसका दायित्व तो उन्हीं के प्रति होगा या उनका ही एजेंट होगा। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंकेक्षण अंशधारी ही जो क्या होते हैं वो कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, कंपनी के रियल फाउंडर होते हैं, यही कंपनी में पूंजी इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए अंकेक्षण जो एजेंट होता है वो शेयर होल्डर्स का होता है। और शेयर होल्डर्स में वो किसका होता है, पूर्वाधिकार अंशधारी का नहीं होता है, बल्कि वो इक्विटी शेयर होल्डर्स यानी कि समता अंशधारी का होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 9 नंबर क्वेश्चन में हमारा ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि जिस रिपोर्ट में शंकाएं प्रकट की जाती है उस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस रिपोर्ट में शंकाएं प्रकट की जाती है तो उस रिपोर्ट को किस नाम से जाना जाता है।
तो सबसे पहला हमारा ऑप्शन है अमर्यादित रिपोर्ट के नाम से, या अंकेक्षण की रिपोर्ट के नाम से, या मर्यादित रिपोर्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि ऐसी रिपोर्ट जो अंकेक्षण के द्वारा दी जाती है और उसमें किसी भी प्रकार की शंका प्रकट कर दी जाती है कि नहीं ये काम ऐसे नहीं वैसे होना चाहिए, ये कास्ट इतनी नहीं उतनी लेनी चाहिए, या अंकेक्षण की जांच पे जो शंका प्रकट की जाती है उसको हम मर्यादित रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि रिपोर्ट में जो शंका प्रकट की जाती है उसको हम मर्यादित रिपोर्ट के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, निम्न में से कौन सा लेखा परीक्षा साक्ष्य को इकट्ठा करने का एक तरीका नहीं है। ठीक है, तो आइए ऑप्शन पर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि जो ऑडिटर होता है, ऑप्शन के हिसाब से भी हम यहाँ पर देखेंगे वरना बातें बहुत लंबी हो जाएंगी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि निम्नलिखित में से, यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिससे ऑडिटर जो है अपने प्रूफ, कंपनी से अपने प्रूफ को इकट्ठा कर सकता है, वाउचर को इकट्ठा कर सकता है, या कंपनी के अकाउंट में जो भी कमी है वो इनके द्वारा इकट्ठा कर सकता है। तो आइए देखते हैं। तो पहला हमारा जो ऑप्शन है वो रिपोर्टिंग का है, दूसरा ऑप्शन है निरीक्षण का है, तीसरा है पूछताछ और चौथा है संगणना। तो इसमें जो BCD यानी कि निरीक्षण के द्वारा भी वो अपने प्रूफ को इकट्ठा कर सकता है, लोगों से पूछताछ करके भी अपने प्रूफ को इकट्ठा कर सकता है, और संगणना करके भी अपने प्रूफ को इकट्ठा कर सकता है। बल्कि अंकेक्षण जो रिपोर्टिंग होती है ये अंकेक्षण के साक्ष्य को इकट्ठा करने का तरीका नहीं है, क्योंकि जब ऑडिटर अपना पूरा काम कर लेता है तो लास्ट टाइम में जो रिपोर्ट करता है अंशधारियों को, जो रिपोर्ट अपना प्रतिवेदन देता है, प्रतिवेदन देने से पहले वो रिपोर्ट करता है, तो ये काम होने के बाद की एक प्रक्रिया है। ठीक है, इसलिए इसको साक्ष्य के रूप में नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 12 है, एक छोटे एकाकी व्यापार को सामान्यतया अंकेक्षण की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि, यानी कि एक छोटे स्तर का कारोबार है, मान लीजिए एक सोल प्रोप्राइटर्स बिजनेस है, छोटे स्तर का कारोबार है, उसका 2 लाख 4 लाख में बिजनेस हो रहा है, तो उसको ऑडिट कराने की अपने व्यवसाय की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती है, उसकी वजह क्या है। ऑप्शन नंबर ए है कि इसका क्षेत्र सीमित होता है, ठीक है ये भी बात सही है। इसके स्वामी का इस पे पूरा नियंत्रण होता है, ठीक है ये भी बात सही है। या वैधानिक रूप से यह अनिवार्य नहीं है, ये भी बात सही है। या उपरोक्त सभी, ये भी बात सही है। लेकिन विकल्प हमारे सामने ऐसे ऐसे दिए गए हैं कि इनमें से जो सबसे सर्वोत्तम और सबसे बेस्ट ऑप्शन है उसी का भी हमको चूज करना है। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बेस्ट बन रहा है वो ये बन रहा है कि किसी भी छोटे व्यापारी के लिए, किसी भी छोटे व्यापारी के लिए या छोटे एकाकी व्यापारी के लिए हमको वैधानिक रूप से अंकेक्षण कराना अनिवार्य नहीं होता है, इसलिए हमको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, बहुत सारे लोग इसमें उपरोक्त तो सभी लगा देंगे, जबकि वो ऑप्शन हमारा सही नहीं होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 13 है, लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का किस प्रकार का उद्देश्य होता है। तो अंकेक्षण के जो उद्देश्य होते हैं वो फ्रेंड्स 2 ही प्रकार के होते हैं, चाहे वो मुख्य उद्देश्य होंगे, मेन पर्पस होगा, या अपना सेकेंडरी पर्पस होगा। ठीक है ना, तो लेखा परीक्षा की जो जांच की जाती है वो अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। तो हमारा इसमें ऑप्शन बी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि लेखा पुस्तकों की जांच करना अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 14 है कि अंकेक्षण रिपोर्ट किसको देता है, अंकेक्षण रिपोर्ट देता है, यानी कि किसके बेस पर अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट को देता है। ठीक है, हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंकेक्षण रिपोर्ट जो है किस आधार पे अपनी रिपोर्ट को अंशधारियों के सामने, इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने रखता है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। खातों की सत्यता के आधार पर, या खातों की निष्पक्षता के आधार पर, या खातों की वैधता के आधार पर। तो इन तीनों के आधार पर ही अंकेक्षण अपनी रिपोर्ट जो है इक्विटी शेयर होल्डर्स के सामने रखता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा कि उपयुक्त सभी, इसमें सभी सही है। प्रश्न नंबर 15 है, अंकेक्षण का उद्देश्य क्या नहीं है, यानी कि जो अंकेक्षण का पर्पस है वो अपने काम के दौरान जो काम करता है, इनमें से इन चारों ऑप्शन में कौन सा ऐसा पर्पस है जो अंकेक्षण का नहीं माना जाएगा। ठीक है, बाकी सब माना जाएगा। तो सीधा सीधा हम देख लेते हैं कि त्रुटियों का पता लगाना और धोखाधड़ी का पता लगाना ये तो अंकेक्षण का उद्देश्य है। ये अलग बात है कि ये अंकेक्षण का मेन उद्देश्य न होकर के ये एक प्रकार का सहायक उद्देश्य होता है। और वित्तीय विवरणों का सत्यापन करना ये हमारा अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य होता है। और
ए वाला जो हमारा ऑप्शन है वो कह रहा है कि मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना। तो अंकेक्षण का जो है एंट्री करना काम नहीं होता है, बल्कि वो एंट्री की हुई सभी पुस्तकों को वो जांच परख करता है, देखता है कि एक अकाउंटेंट के द्वारा इस संस्था में, इस फर्म में जो लेन देन किया गया है वो सही तौर पे किया गया है कि नहीं, रूल्स और नियम को फॉलो किया गया है कि नहीं किया गया है। तो अंकेक्षण जो है उनके किए हुए लेन देनों को, उनके कार्यों की जो जाँच करता है खातों की, उसको हम अंकेक्षण के नाम से, ऑडिट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मूल प्रविष्टियों का जो अभिलेखन करना काम है ये अंकेक्षण का काम नहीं होता है, बल्कि ये जो है अकाउंटेंट का काम होता है। ठीक है, और अकाउंटेंट के कामों की यानी कि जो लेखाकार की जो जांच जो होती है उसको हम बोलते हैं ऑडिटर। ठीक है, क्या बोलते हैं? ऑडिटर के नाम से जानते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि मूल प्रविष्टियों का अभिलेखन करना ये एक अकाउंटेंट का काम होता है, न कि एक ऑडिटर का काम होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इसमें राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16 है कि इनमें से कौन सा कथन सही है, इनमें से कौन सा कथन सही है। थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, चलिए डिस्कस करते हैं। पहला ऑप्शन है कि लेखा परीक्षा कई वर्षों पर व्याप्त होता है, या लेखा परीक्षा एक अन्वेषण दोनों कई वर्षों पर व्याप्त होती है। किसी उपक्रम की औसत अर्जन क्षमता जानना लेखा परीक्षा का एक उद्देश्य है, या लेखा परीक्षा उपक्रम की वित्तीय स्थिति प्रकट कर सकती है। तो तीन ऑप्शन तो हमारे इसमें किसी से मेलजोल नहीं खा रहे हैं कि इनमें से कौन कथन सत्य बोला है। तो लेखा परीक्षा का जो उपक्रम है वो वित्तीय स्थिति को प्रकट कर सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि लेखा परीक्षा उपक्रम की वित्तीय स्थिति प्रकट कर सकती है। तो 16वें नंबर में ऑप्शन नंबर डी हमारा इसमें राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 19 है, एक वैधानिक अंकेक्षक द्वारा जो अंकेक्षण वर्ष भर किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सालों में ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ है एग्जाम्स में। ठीक है, तो फ्रेंड्स अभी तक अगर आपने इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना एक प्यारा सा यार कमेंट दे दिया करो कि कम से कम मुझे मालूम हो कि वीडियो में चल के आ रहा है। ठीक है, तो ऑडिट की आज मैंने ये पार्ट 7 वीडियो अपलोड बस करने ही वाला हूँ, अभी मेरा टॉपिक ख़त्म ही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि एक वैधानिक अंकेक्षक द्वारा जो अंकेक्षण वर्ष भर किया जाता है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो वैधानिक अंकेक्षण के द्वारा जो कार्य वर्ष भर किया जाता है उसको हम चालू अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? चालू अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो क्योंकि चालू अंकेक्षण का मतलब यही होता है, इसको हम सतत अंकेक्षण के नाम से भी समझ सकते हैं, जो क्वेश्चन पीछे पूछा जा चुका है। इसमें फ़र्क बस ये होता है कि वर्डिंग का आपको फ़र्क रहेगा, इसी से आपको क्वेश्चंस को पकड़ना पड़ेगा। ठीक है ना, तो चालू अंकेक्षण एक ऐसा अंकेक्षण हो जाए जो किसी भी संस्था में पहले ही महीने से लेकर के थोड़ा थोड़ा उनके बुक्स की जांच पड़ताल कर्मचारियों के द्वारा ही, उनमें जो पढ़ा लिखा होता है उनके द्वारा की जाती है और लास्ट टाइम में मेन ऑडिटर के द्वारा उनकी पुस्तकों की जांच कर दी जाती है। ठीक है ना, अब क्वेश्चन यहाँ से एक बन सकता है कि चालू अंकेक्षण किस संस्था के लिए अनिवार्य कह रहा हूँ, ये फायदेमंद रहता है, लाभदायक रहता है। तो ऐसा अंकेक्षण जो है बैंकिंग संस्था के लिए, ठीक है ना, बैंकिंग संस्था के लिए काफ़ी लाभदायक होता है क्योंकि उसमें पैसों का ट्रांजैक्शन बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, तो एक वैधानिक अंकेक्षक द्वारा जो अंकेक्षण वर्ष भर किया जाता है उसको हम चालू अंकेक्षण के नाम से जानते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 20 है, आज का ये लास्ट क्वेश्चन है हमारी वीडियो का। ठीक है, चलिए इस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं कि अंकेक्षण के पारिश्रमिक का विवरण किस धारा के अंतर्गत दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूं कि जो अंकेक्षण की धारा है वो हमारे 139 से शुरू होकर के वो हमारी धारा 148 तक जाती है। ठीक है, इसमें 8-10 धाराएं 12 धाराएं आएंगी, तो सबसे बेहतर होगा कि आप इसको याद कर लीजिए। कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, सब एक एक लाइन का टॉपिक है। तो अंकेक्षण के पारिश्रमिक का विवरण जो है किस धारा के अंतर्गत दिया जाता है, तो वो धारा हमारी है धारा 142 यानी कि 142 के अंतर्गत अंकेक्षण के पारिश्रमिक की देने की बात कही गई है कि उसमें पारिश्रमिक का उसका क्या रूल और नियम होगा। तो ये था हमारे वीडियो का आज के लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। टाइम मिला जैसे ही तो मैंने सोचा कि वीडियो को शेयर कर दिया जाए। ठीक है, तो इसमें अभी कुछ क्वेश्चन हमारे ऐसे हैं, मैं देख रहा हूँ कि कोई क्वेश्चन ऐसा तो नहीं कि जो छूट गया हो। देखिए एक क्वेश्चन इसमें कहीं मिस हुआ है, जैसे क्वेश्चन नंबर 16 के बाद डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 19 आ गया है। 17 और 18
इसमें जो है हमारा टाइप ही नहीं हो पाया है, इसीलिए मैं भी थोड़ा चक्कर में था कि वीडियो 2-4 मिनट पहले ही क्यों ख़त्म हो रही है, क्योंकि मेरा ये पर्पज़ होता है कि एक क्वेश्चन को समझाने के बाद कम से कम 1 से 1.5 मिनट लिया जाए, ठीक है। तो वीडियो हमारी पहले ही वो हो रही थी, 2 क्वेश्चन हमारे टाइपिंग में छूट गए, इसका मतलब आपको आज 18 क्वेश्चन ही मिले हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा, चैनल को सपोर्ट करो, ठीक है। हैव अ गुड डे।